हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर। इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में हमने एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया जो दोनों में कॉमन था, और वो था अंडरराइटिंग्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। इस टॉपिक का ये लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि एक लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर जो था इसका, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अंडरराइटर कौन होते हैं, कितना कमीशन चार्ज करते हैं, वो क्या काम करते हैं, और अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आज इस टॉपिक के अंदर हम फर्म अंडरराइटिंग को समझेंगे। अब फर्म अंडरराइटिंग क्या है, और जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में किया वो नॉर्मल अंडरराइटिंग थी। ये दोनों क्या होता है देखो समझना। पहले मैं आपको नॉर्मल अंडरराइटिंग समझाता हूं। नॉर्मल अंडरराइटिंग में क्या होता है, अभी कंपनी जो होती है और इधर होता है अंडरराइटर। अंडरराइटर एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये 2 अंडरराइटर है। और इधर है हमारे इन्वेस्टर्स या पब्लिक। ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स इनको देती है कि भैया आगे इशू करवा दो। मान लेते हैं इनको दे दिए 1 लाख शेयर्स, इसने बोला भाई 50,000 शेयर्स मैं इशू करवा दूंगा, 50,000 शेयर्स मैं इशू करवा दूंगा। दोनों ने गारंटी ले ली। अगर ये पूरे के पूरे 1 लाख डिबेंचर या शेयर्स आगे इशू करवा देते हैं पब्लिक में, इन्वेस्टर में, तो इसके बदले इनको क्या मिलता है, कंपनी इनको क्या पे करती है, कमीशन पे करती है। ओके, सिंपल सा अंडर, इसको ही हम अंडरराइटिंग बोलते हैं। ये हो गया आपके अंडरराइटर्स यानी कि ब्रोकर। अब इस केस के अंदर अगर ऐसा होता है कई बार कि अगर ये कंपनी ने बोला भाई 1 लाख शेयर्स इशू करवा दो, इसने बोला मैं 50,000 शेयर इशू करवाऊंगा, इसने बोला मैं 50 करवाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों मिलाकर के जो है 40,000 इसने और 40,000 इसने, मतलब 80,000 शेयर्स ही इशू करवा पाए। यानी कि इसने 40 करवाए और इसने भी 40 करवाए, तो क्या होगा, 10,000 ये परचेज करेगा और 10,000 ये परचेज करेगा। इस चीज की ये गारंटी देते हैं। मतलब सिंपल अगर मैं बोलूँ ना, तो ये चीज है कि अगर इन्होंने गारंटी ले ली है 1 लाख डिवेंचर्स या शेयर्स इशू करवाने की, तो ये करवाएंगे। अगर नहीं करवा पाए, थोड़े कम करवा पाए, तो इनको खुद को खरीदने पड़ेंगे। उसी को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग की लायबिलिटी कैलकुलेट करना, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। अब यहां पर फर्म अंडरराइटिंग अलग है और ये अलग है। इसमें ये खुद कब खरीदते हैं शेयर्स को, जब ये इशू नहीं करवा पाते हैं। पहले ट्राई करते कि पूरे पूरे पब्लिक में इशू करवा दें। अगर पब्लिक ने पूरे नहीं खरीदे तो फिर ये परचेज करते हैं, और अगर पब्लिक में पूरे इशू हो गए तो फिर ये उस शेयर्स को परचेज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन फर्म अंडरराइटिंग अलग है। फर्म अंडरराइटिंग के अंदर क्या है, ये लोग क्या करते हैं, अब मैं फर्म अंडरराइटिंग आपको समझा रहा हूं। जैसे ये कंपनी है हमारी, ठीक है, और ये है हमारे 2 अंडरराइटर, ठीक है, और इधर हमारे इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब यहां पर कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करवाना चाहती है, इसने बोला 50,000 मैं इशू करवा दूंगा और इसने बोला 50,000 मैं इशू करवा दूंगा। सेम कहानी है, बट इसमें पता है क्या है, ये जाके इन इन्वेस्टर को बोलते हैं, और ये कि ऐसा करते भी है। क्या करते हैं, ये बोलते भैया ये जो है ना 1 लाख, इसमें से है ना मैंने 5,000 शेयर परचेज कर लिए है, और ये बोल रहा 5,000 मैंने परचेज कर लिए, तो ये पहले से ही परचेज कर लेते हैं। अब क्या हुआ, देखो 1 लाख में से 5,000 इसने और 5,000 इसने, कितने परचेज कर लिए ऑलरेडी, 10,000। तो अब कितने बच गए, 90,000। वो 90,000 किस में इशू करवाते हैं, पब्लिक में। तो सर इससे फायदा क्या होगा, तो जब ये खुद पहले से परचेज करते हैं ना किसी कंपनी के शेयर, तो इन्वेस्टर के अंदर एक ट्रस्ट आता है, एक विश्वास आता है कि ये खुद परचेज कर रहा है हमारा ब्रोकर, है ना, तो इसका मतलब ये शेयर अच्छे होंगे। तो फिर पब्लिक भी क्या कर लेती है, उन शेयर्स को आराम से परचेज कर लेती है। तो फर्म अंडरराइटिंग के अंदर क्या होता है, जो ब्रोकर होते हैं, जो अंडरराइटर होते हैं, वो कंपनी के कुछ शेयर खुद परचेज कर लेते हैं पहले, फिर पब्लिक में इशू करते हैं। और यहां पर ऐसा खुद परचेज नहीं करते नॉर्मल में, वो तो बच गए तो परचेज करेंगे, सारे इशू हो गए तो हो गए। यहां पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहले शेयर्स कुछ खुद खरीदते हैं, उसके बाद में बचे हुए शेयर्स यहां इशू करवा देते हैं। कि वैसे तो आराम से इशू हो जाते हैं, अगर कुछ नहीं भी हुए तो फिर ये खुद और कुछ लास्ट में बचे हुए भी खरीद लेंगे। तो ये होता है फर्म अंडरराइटिंग। इससे देखो इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है, ये खुद परचेज करते तो इनका भी फायदा होता है, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी है और इन्होंने उस कंपनी के खुद पहले से शेयर परचेज कर लिए, तो बाद में जब इस शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि अच्छी कंपनी होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो उस केस में इनको फायदा भी होता है। ओके, वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। खैर, ये होता है फर्म अंडरराइटिंग। अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उससे मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, और इसमें एक पॉइंट ये भी आएगा
कि ये जो फर्म अंडरराइटिंग है ना भाई, इसने बोला 5000 शेयर मैं खरीदूंगा और 5000 मैं खरीदूंगा, इस फर्म अंडरराइटिंग को हम क्या बोले, मार्क्ड एप्लीकेशन बोले या अनमार्क एप्लीकेशन बोले। मार्क एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन क्या होती है मैं लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूं। मार्क मतलब जो डायरेक्ट जो शेयर जो ब्रोकर है उसके पास में जो एप्लीकेशन आ रही है वो मार्क हो गई, और कुछ लोग डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो अनमार्क हो गई। तो ये इसको क्या मानेंगे, तो अधिकतर चांस होते हैं कि इसको मार्क एप्लीकेशन ही मानेंगे, और अगर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ नहीं इसको अनमार्क मानो तो हम अनमार्क मानेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एक बार हम फर्म अंडरराइटिंग जो ये खुद शेयर खरीद रहे हैं उसको मार्क एप्लीकेशन मानेंगे और एक बार अनमार्क मानेंगे। तो ये दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारी जो एबीसी लिमिटेड है वो ये 1.5 लाख शेयर इशू कर रही है, और एक शेयर 10 रुपए का है, और इशू जो है वो पूरा का पूरा अंडर रिटर्न है। अंडर रिटर्न मतलब सारा ब्रोकर के थ्रू जाएगा। 1.5 लाख शेयर ब्रोकर इशू कराएंगे, और वो ब्रोकर कौन है, ए बी सी। अब 1.5 लाख में से ए कितनी इशू करवाएगा, बी कितनी गारंटी ले रहा है, सी कितनी ले रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ वर्ड इक्वली, और इसके बदले में वो 10% कमीशन चार्ज करेंगे। तो हमें तो फर्म अंडरराइटिंग की लायबिलिटी, फर्म अंडरराइटर्स जो है उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सीधा सा स्टेटमेंट बना देता हूँ यहाँ पर, और इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक लाइन भी लिखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इजी है, हार्ड नहीं है ना, ये टॉपिक ही पूरा इजी है। तो हमारे देखिए ये हो गए ए, ये हो गए बी, और ये हो गए सी, और यहाँ पर मैं क्या बताता हूँ ये किस चीज़ का है स्टेटमेंट शोइंग अंडर राइटर्स लाइबिलिटी, अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। और यहाँ पर जो फर्म अंडरराइटिंग है उसको मैं मार्क्ड एप्लीकेशन मान रहा हूं, है ना। फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब क्या हुआ इसका, जो ये फर्म अंडरराइटिंग है जो खुद खरीदेंगे ना उसको मार्क एप्लीकेशन मान रहे हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले तो मैं ग्रॉस लायबिलिटी लिख देता हूँ, आगे हम बता देंगे आपको पूरा क्वेश्चन। ग्रॉस लायबिलिटी हम क्या मतलब मैं ही बता दूंगा ग्रॉस लायबिलिटी जो है वो कितनी है, 1.5 लाख शेयर है ना, उसमें से तीनों कैसे इशू करवाएंगे, इक्वली। तो 50-50-50, हाँ भाई, तो 50,000 शेयर ये इशू करवाएगा या डिबेंचर, 50,000 शेयर या डिबेंचर ये इशू करवाएगा, 50,000 शेयर या डिबेंचर ये इशू करवाएगा। ओके, अब आप देखिए आगे, ये अंडरराइटर है ए बी सी, और ये क्या है, फर्म अंडरराइटिंग, मतलब 5,000 शेयर ये खुद खरीदेगा ए, 5,000 शेयर बी को बोल रहा मैं खरीदूंगा, और 3,000 शेयर सी बोल रहा मैं खरीदूंगा, और इसको अभी हम क्या मान रहे हैं, मार्क एप्लीकेशन मान रहे हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन जो मार्क्ड है ये तो खुद खरीद रहे हैं ना, इसके अलावा इन्वेस्टर ने अप्लाई किया कहाँ पर, अंडरराइटर के पास में, उसको हम मार्क बोलेंगे, और इन्वेस्टर ने अप्लाई किया कंपनी के पास में डायरेक्ट, उसको हम अनमार्क बोलेंगे। ओके, तो ये मार्क इनके पास एप्लीकेशन आई इन्वेस्टर से, पब्लिक से, ए के पास 40,000, बी के पास 46 और सी के पास 34। इसके अलावा जो खुद खरीदे वो भी मार्क, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए की मार्क टोटल मार्क, इसकी बी की टोटल मार्क, सी की टोटल मार्क आ जाएगी। और टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 1.5 लाख के लिए नहीं हुई, 1,40,000 शेयर्स के लिए टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है। टोटल 1,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उसमें ये सब मार्क है। तो 1,40,000 में इन सबको मैं लेस कर दूंगा तो हमारे पास में आ जाएगी अनमार्क, और अनमार्क का अपन क्या करते हैं, तीनों में बराबर बांटते हैं। ओके, सबसे पहले हम लेस वही करते हैं ना, लेस अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन। अब देखो अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आती है, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, ये कल भी मैंने बताया था, मार्क एप्लीकेशन। अब टोटल एप्लीकेशन तो हमको पता है कितनी आई, 140। आप बोलोगे सर 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख शेयर तो इशू करना चाहते हैं, पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, 1,40,000, और उस 1,40,000 में जो ये फर्म अंडरराइटिंग है ना ये भी इंक्लूडिंग है। ये देखो, तो खुद खरीद रहे हैं जो ब्रोकर, और जो एप्लीकेशंस आई है इन्वेस्टर से, कुछ ब्रोकर के पास, कुछ कंपनी के पास में, वो सब मिला करके 1,40,000 है। तो टोटल एप्लीकेशन 1,40,000 आई है। अब इसमें से मैं मार्क वाली एप्लीकेशन लेस कर देता हूँ। ओके, तो मार्क वाली कितनी है, फर्म अंडरराइटिंग को अभी मैं क्या मान रहा हूँ, मार्क, तो जोड़ देते हैं, ए के पास कितनी आई 5, और ये 45,
बी के पास में 5 और 46 कितना हो गया 51, यस। सी के पास में कितना 3000 शेयर और 34,000 शेयर, दोनों मार्क, ये खुद ने खरीदे और ये इसके पास एप्लीकेशन आई, तो ये हुए 37,000, है ना। तो 45, 51, 37, अब इनकी टोटल मार्क कितनी हो गई, टोटल मार्क एप्लीकेशन, इनको जोड़ दो 45, 51 और 37, तो टोटल मार्क एप्लीकेशन आ जाएगी 1,33,000। वैसे तो मार्क यही है लिखा हुआ है, लेकिन जो खुद ने खरीदा है उसको भी एक बार हम क्या मान रहे हैं, मार्क एप्लीकेशन मान रहे हैं, जो फर्म अंडरराइटिंग है उसके ऊपर मैंने लिखा भी है, देखो फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन। तो हो गया 1,33,000, 1,40,000 1,40,000 की एप्लीकेशन आई, उसमें से 1,33,000 की मार्क है, तो अनमार्क कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था 7,000। अब ये जो 7,000 है ये क्या है, ये अनमार्क एप्लीकेशन आ गई आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, अनमार्क एप्लीकेशन। अब इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किए, ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस रेशियो में, जो इनका ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है उस निकालोगे तो 1:1 आएगा। तो क्या मैं इनको बराबर बांट दूं, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। वैसे तो ऐसा ही करना होता है कि इक्वली 7,000 को बांट दो इनमें, बट क्वेश्चन में देखो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड, ये एग्री हुआ कि जो भी अनमार्क एप्लीकेशन होगी, हाँ, वो किस में बांटी जाएगी, ए में और सी में, बस। और कैसे, इक्वली, मतलब बी में नहीं बांटी जाएगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं ए और सी को मैं लेस करूंगा, बी में नहीं करूंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो तीनों में ही लेस होगा। तो यहां पर 7,000 को बराबर बांटोगे तो 3,500 इसमें, 3,500 इसमें, आया समझ में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है ताकि क्या है कि अगर ऐसा अटपटा क्वेश्चन भी आए तो आप आराम से इसको हैंडल कर सको। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पहले जरूरी होता है। ये हो गया 46,500, यहाँ तो 50 ही आएंगे और यहाँ जाएंगे, अरे इतनी भी कैलकुलेशन नहीं है, 46,500। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, अब आप बोलोगे सर मार्क एप्लीकेशन, नहीं, अब सबसे पहले मैं फर्म अंडरराइटिंग लेस करूंगा कि इतनी तो कंपनी के पास में चलेगी, उसका बेनिफिट ए को और सी को देना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ए को इशू करवाने हैं इतने, बी को इतने और सी को इतने, बट कुछ तो खुद ने खरीद लिए, तो फर्म अंडरराइटिंग में लेस कर दूंगा ताकि पता चल जाए कि इनको कितने इशू करवाने हैं, इनकी लायबिलिटी क्या है। तो फर्म अंडरराइटिंग कितनी है, 5,000 शेयर, 5,000 और 3,000, मैं दिखा भी देता हूँ, ये 3,000, ये देखो 5,000, 5,000, 3,000, ये तो खुद भी खरीद लिए ना, तो खुद खरीद लिए तो ये मार्केट में इशू नहीं करवाने होंगे, तो इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। तो भैया इनकी लायबिलिटी कम हो गई, और 46,500 कराने थे, उसमें से 5,000 खुद ही खरीद लिए, तो इसको करवाने हैं 41,500, इसको कराने 45,000 और इसको करवाने हैं 43,500। ओके, इतनी लायबिलिटी है, इनको इशू करवाने। अब इन्होंने करवाए कितने, तो लेस कर दो मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन। अब मार्क एप्लीकेशन में मैं ओनली ये लूंगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ओके, तो 40, 46, 34, 40, 46, 34, 40,000, 46,000, 34,000। तो आप देखोगे कि इस बार थोड़ा सा एक मामला हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा कि 41,500 में से 40,000 लेस कर देंगे तो आ गया 1,500, यानी कि इसको तो भैया 1,500 शेयर और इशू करवाने हैं 1,500। इसको कितने करवाने, 45,000 में से लेस कर दो आप 1,000 माइनस में, इसका माइनस में आ रहा है, इसने ज़्यादा इशू करवा दिए, और इसका 43,500 माइनस 34, 9,500। अब थोड़ा सिनेरियो देखो क्या हो रहा है। 1,500, 1,000 और 9,500, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना तो एक माइनस में आ रहा है, ये 1,000। इसका मतलब क्या है पहले समझो भाई, ए को 41,500 इशू करवाने थे, इसने 40,000 करवा दिए, तो 1,500 इसको खुद खरीदने पड़ेंगे। ओके, 43,500 सी को इशू करवाने थे, 34,000 ही इशू करवाया, तो 9,500 सी को खुद खरीदने पड़ेंगे शेयर्स,
बट बी का देखो, इसको 45,000 इशू करवाने थे लेकिन इसने 46,000 इशू करवा दिए, तो इसने ज़्यादा इशू करवा दिए, तो इसको कुछ खरीदना नहीं है। लेकिन इसने जो 1,000 ज़्यादा इशू करवाया है उसका बेनिफिट इन दोनों को मिलेगा। जिसके भाई बंधु तो है, साथ में तो काम कर रहे हैं, भाई तूने थोड़े ज़्यादा इशू करवा दिए ना, हाँ, तो उससे कुछ हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। तो इसके तो हो जाएंगे जीरो, इसकी लायबिलिटी तो जीरो कर देंगे, तो 1,000 प्लस कर दो और 1,000 को इन दोनों में बांट दो। अब कैसे? इक्वली। कैसे बांटेंगे? इक्वली। वैसे भी आप ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो देखोगे तो 50,000 और 50,000 इसको काटोगे तो 1:1 ही आएगा, तो 500 और 500, तो 500 इसको फायदा हो जाएगा, 500 का इसको फायदा हो जाएगा, यानी कि 500 इनको क्या होंगे, शेयर्स कम इशू करवाने पड़ेंगे, इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो हम यहाँ पर नेट लायबिलिटी निकालेंगे ना वो देखो, तो इसका हो जाएगा 1500 इशू करवाने थे ना, अब बी की वजह से इसको 500 शेयर का फायदा मिल गया, तो इसको 1,000 इशू करवाने होंगे, इसको 0 और इसको 9,000। ओके, अब एक चीज देखो, ये क्या है सर, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ये ऐड भी होगा और लेस भी होगा, और हम लिखेंगे बी सरप्लस, बी का जो सरप्लस है डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी। ओके, तो अगर किसी अंडरराइटर की लायबिलिटी माइनस में आ जाए तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो दूसरे वाले हैं उनको मिलेगा। ओके, एक तो ये चीज थी, और एक ये चीज थी कि सर क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं अभी रुको, ये जो फॉर्म, पहले तो हम अनमार्क एप्लीकेशन करते हैं, और अनमार्क एप्लीकेशन जब हम लेस करते हैं उसके बाद हमें फॉर्म अंडरराइटिंग भी लेस करना है। तो मुझे अब ये बताओ, क्या ए ने केवल 1000 शेयर खरीदे? नहीं, 1000 शेयर तो उसको खरीदने ही है, इसके अलावा फॉर्म अंडरराइटिंग नाम से कितने शेयर खरीदे उसने? 5000, तो टोटल उसने कितने खरीदे? 6000, तो नेट लायबिलिटी 6000 शेयर की आएगी। तो ऐसे जो फॉर्म अंडरराइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, एंड में फॉर्म अंडरराइटिंग को वापस ऐड करना होता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि टोटल लायबिलिटी कितनी है, टोटल लायबिलिटी कितनी है। तो फॉर्म अंडरराइटिंग हम ऐड कर देंगे, कितनी है इसकी? 5000, इसकी कितनी है? 5000, और इसकी कितनी है? 3000। तो अब आप देखो, अब आएगी आपकी नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी, इसकी 6000, इसकी 5000 शेयर्स और इसकी 12,000 शेयर्स। आया समझ में? तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार वापस देख लेना इसको, रिपीट करके आपको 100% समझ में आएगा, और एक कंपैरिजन अभी मैं और कराऊंगा तो उससे भी थोड़ा समझ में आएगा। ये हमने किया कि अगर फॉर्म अंडरराइटिंग को हम मार्क एप्लीकेशन मान के ट्रीट करें तो क्या होगा। एक चीज याद रखना, फॉर्म अंडरराइटिंग एक बार यहां से लेस होगा और एंड में वापस ऐड होगा। ओके, अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व, और हम क्या करते हैं, जो फॉर्म अंडरराइटिंग है उसको अनमार्क एप्लीकेशन मानते हैं। तो देखिए कैसे, वही 3 ऊपर में वही फटाफट लिख देता हूं, स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी, ठीक है, और ये है मेन, फॉर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन। इस बार मैं अनमार्क एप्लीकेशन मान रहा हूं, ठीक है। अब देखो ए बी सी, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी कितनी, वही आपकी 50,000, 1.5 लाख शेयर है ना, तीनों में बराबर 50 और 50। अब मैं लेस क्या करूंगा इसके अंदर, आपको पता ही है अनमार्क एप्लीकेशन का जो इनको बेनिफिट मिलता है। अब अनमार्क एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलेगी, टोटल एप्लीकेशन और उसमें से लेस कर दो मार्क एप्लीकेशन। टोटल कितनी है 140 और मार्क कितनी है, अब देखो यहां वैसे हमारी मार्क कितनी थी 133, लेकिन इस बार 133 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो फॉर्म अंडरराइटिंग है उसको हम अनमार्क मान रहे हैं, तो हमें ये फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क में ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम ओनली मार्क एप्लीकेशन लेंगे जो ओरिजिनल वाली है। फॉर्म अंडरराइटिंग को हम इस बार क्या मान रहे हैं, अनमार्क। समझ में आ गया? तो आप देखो ओनली ये लेंगे, तो ये लेंगे तो 40, 46, 34, तो यह आ जाएगा 1,20,000,
तो इस बार हमारा कितना होगा 1,20,000 होगा, ना कि 1,33,000। तो 120 ले लो, तो 120 लेस कर देंगे 140 में से, तो कितना आ जाएगा 20,000। अब 20,000 किस में, वैसे तो तीनों में बांटना होता है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और सी में ही अनमार्क एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी इक्वली। तो हम यहाँ पर कर देंगे 10,000 10,000। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 40,000, यहाँ 50 और यहाँ 40। अब देखो आपको क्या करना है, वैसे हमने लास्ट में क्या किया था, मतलब जो पहले वाला था ना, जब हमने फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क एप्लीकेशन माना था, उस समय हमने देखो अनमार्क एप्लीकेशन लेस किया और उसके बाद में क्या लेस किया था, फॉर्म अंडरराइटिंग। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म अंडरराइटिंग को क्या मान रहे हैं, अनमार्क एप्लीकेशन, तो वो ऑलरेडी इधर लेस हो चुकी है, तो अब हम बार बार लेस नहीं करेंगे। यानी कि फॉर्म अंडरराइटिंग को तभी लेस करना है जब उसको मार्क एप्लीकेशन माने, अगर हम उसको अनमार्क मान रहे हैं तो वापस लेस नहीं करना है। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर्म अंडरराइटिंग लेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लेस कर देंगे, मार्क एप्लीकेशन, जो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे, मार्क एप्लीकेशन। ठीक है, अब वो मार्क एप्लीकेशन कितनी है वो यहां देख लो आप, ये वाली 40, 46, 34, 40, 46, 34। तो अब देखो इनकी लायबिलिटी कितनी आ रही है, इसकी लायबिलिटी आ रही है 0, इसकी आ रही है लायबिलिटी प्लस में 4,000 और इसकी लायबिलिटी आ रही है प्लस में 6,000। तो किसी का नेगेटिव नहीं आ रहा, अगर नेगेटिव आ जाता किसी का तो उसका बेनिफिट जो पास वाले हैं उनको हम दे देते हैं, बट किसी का नेगेटिव नहीं है। तो अब एंड में हमको ऐड क्या करना है, फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करना है। तो फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करना है एंड के अंदर, चाहे हम फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क एप्लीकेशन माने या अनमार्क माने। बट मार्क जब मानेंगे तब हम क्या करेंगे, यहां पर भी फॉर्म अंडरराइटिंग लेस करते हैं, देखो यहां, और जब अनमार्क मानेंगे तब यहां लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनमार्क के अंदर ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो फॉर्म अंडरराइटिंग जोड़ देंगे यहां पर 5,000, 5,000, 3,000। तो अब आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 9,000 और यहाँ आ जाएगा 9,000। ये हो गई इनकी ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, आया समझ में? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्म अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इस लेक्चर को एक दो बार और देख लेना तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आ जाएगा समझ में। इसके बाद आपकी बुक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।